हेलो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी बस मंगदन है। चलिए सुनते हैं। वन भूमि की मौत, अंत या आरंभ। मुंबई, रात से 10 बजे। आज का मौसम रोज के दिनों से बहुत अलग था। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी। आसमान पूरा काले बादलों से ढका था। तेज बिजली कड़क रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था शायद आज कोई भयानक तूफान आ रहा है। आसमान साफ खबर दे रहा था कि थोड़ी देर में शायद बादल बरसात करनी शुरू कर देंगे। इस तूफान से सड़कों पर जगह जगह पेड़ टूटकर गिर चुके थे। लोग अपने घरों के अंदर, सड़कें पूरी सुनसान पड़ी थी। और वही एक सुनसान सड़क पर एक लड़की बहुत ही घायल अवस्था में पड़ी थी। उसके शरीर पर कई सारे चाकुओं के बार थे। उसके चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। उस लड़की के शरीर पर कई घाव थे, जिसके कारण उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी। तभी वह लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है। तभी उसे अपनी धुंधली आंखों से अपने सामने 3-4 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। वह उन्हें देखने के लिए अपने शरीर का पूरा जोर लगा देती है। उसे दिखाई देता है यह और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा, चाची और उनके साथ उसकी चचेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था। यह वह सब लोग थे जिन्हें उस लड़की ने अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत दी थी। लेकिन आज उन सभी ने उसे धोखे से मौत के करीब लाकर छोड़ दिया था। तभी वह लड़की अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आपने सामने खड़े लोगों से कहती है, आप सभी लोगों ने मेरे साथ यह सब क्यों किया? भला मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो पूरी जिंदगी आपको अपना समझा था ना। फिर आपने मेरी पीठ पीछे छुरा क्यों गुफा? जब वह लड़की यह सब बोल रही थी तभी उसकी चचेरी बहन आगे आती है और एक जोर की लात उस लड़की के पेट पर मार देती है। उसके शरीर पर लात लगने से उसकी भयानक चीख निकल जाती है। और तभी आसमान से तेज तेज बारिश होने लगती है। शायद उसकी चीख सुनकर आसमान भी रोने लगा था। उसकी चीख सच में बहुत भयानक थी। उसकी चचेरी बहन उससे कहती है, भूमि तू जानना चाहती है ना कि हमने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे तेरे से नफरत करती हूँ मैं। बचपन से लेकर आज तक हमेशा मुझसे आगे रही। कॉलेज हो या फिर कोई पार्टी या फिर बिजनेस, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तेरी तारीफ ही सुनने को मिली और मैं कहीं एग्जिट ही नहीं करती थी। और यह तेरी खूबसूरती, इससे तो नफरत है मुझे। पर अब सब सही हो चुका है, क्योंकि अब तू मरेगी और तेरा पैसा, पावर और साथ ही साथ हर किसी की तारीफें सिर्फ और सिर्फ माया की होगी, मतलब कि मेरी। और तेरा प्यार जिस पर तू अंधा विश्वास करती थी अब वह भी सिर्फ मेरा होगा। क्यों राज, मैंने सही कहा ना? यह बात माया एक लड़के की तरफ देखते हुए कहती है। तभी वह लड़का चलते हुए आगे आता है और माया की कमर को पकड़ते हुए कहता है, यस बेबी, भला तुम कभी गलत हो सकती हो क्या? भूमि को आज इन लोगों को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह इन लोगों की जान ले ले, पर उसके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह उठ भी सके। तभी भूमि की चाची चाचा उसके पास आते हैं और उसकी चाची भूमि के चेहरे को अपने हाथों में बिछते हुए कहती है, तू कहती है कि तूने हमें अपना समझा। अरे तू तो हमसे हर चीज का हिसाब लेती थी और हमेशा हम पर रोब झाड़ती थी। लेकिन अब हमने तेरा पता ही खत्म कर दिया। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यह सब सुनकर जमीन पर पड़ी भूमि को बहुत रोना आ रहा था। तभी उसके चाचा भूमि से कहते हैं, वैसे भूमि, तुझे एक राज की बात बताओ। तेरी जो मम्मी और पापा का एक्सीडेंट हुआ था ना, वह मैंने ही कराया था। जैसे ही भूमि यह सुनती है वह चीख पड़ती है, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? अरे क्यों बिगाड़ा था मेरी मम्मी पापा ने आपका? तू जानना चाहती है मैंने ऐसा क्यों किया? तो मैं बताता हूँ। क्योंकि जो तेरा बाप था ना, उसके पास पूरी मेहरा फैमिली की प्रॉपर्टी थी। मैं उसे मारकर उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में करना चाहता था। तेरे बाप ने तो पासा ही पलट दिया। सॉरी, प्रॉपर्टी तेरे नाम कर डाली। और हम तुझे बचपन में मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर तुझे हम 21 साल से पहले मार देते तो तेरी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाती। लेकिन देखना, हम तुझे 4 सालों से मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर तू हमारे कब्जे में अब आई। और तो प्रॉपर्टी की चिंता मत कर, वह राज में तेरे से सारी ट्रांसफर करा ली। ट्रस्ट करती थी ना तो उसे पर।
और यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसके साथ वह तीनों भी जो उसके पीछे खड़े थे वह भी हंसने लगते हैं। तभी माया चलकर भूमि के पास आती है और उससे कहती है, चलो बहन, बहुत होली बातें। अब मुझे लगता है तुम्हें अपने प्यारे मम्मी पापा के पास चले जाना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर भूमि की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। तभी माया खड़ी होकर राज से बंदूक लेती है और वह भूमि की तरफ पॉइंट कर देती है। लेकिन तभी भूमि चीखते हुए कहती है, याद रखना तुम सभी लोग, भूमि मेहरा को मरना इतना आसान नहीं है। मैं अपना बदला लेने वापस आऊंगी और तुम सभी को बर्बाद करके रख दूंगी। और वह इससे आगे कुछ बोल पाती तभी उसके सीने में तेजी से गोली लगती है और उसकी सांसें रुक जाती है। और पूरी मेहरा फैमिली वहां से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। तभी एक तेजी से बिजली तड़कते हुए भूमि के शरीर पर गिरती है और भूमि की जिंदगी का अंत हो जाता है। क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत थी? हेलो एवरीवन, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। पहली बार मैं कोई रिबन स्टोरी लिखने जा रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी। मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में के एक कमरे में एक लड़की लेटी हुई थी। वह लड़की देखने में बहुत कमजोर लग रही थी। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। उसने इस समय हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। तभी वह लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसकी नजर सामने सफेद दीवार पर जाती है। अपने सामने सफेद दीवार देखकर वह लड़की दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर 2-3 मिनट बाद दोबारा से अपनी आंखें खोलती है और फिर वह लेटे लेटे ही अपने चारों तरफ देखने लगती है। तभी वह अपना पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश करती है और वह धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। वह अपने चारों तरफ देखती है और कहती है, क्या मैं जिंदा बच गई? मुझे तो उन लोगों ने मारा नहीं दिया था। और अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे अस्पताल में कौन लाया है? वह अपने आप सही है सारे सवाल कर रही थी, पर उसके पास कोई भी जवाब नहीं था इन सवालों का। तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुलता है और एक नर्स हाथ में ट्रे लिए उसके पास आती है। नर्स उसे देखकर प्यारी सी स्माइल के साथ रहती है, अब आपको कैसा फील हो रहा है मैम? जैसी है उसे लड़की को नर्स की आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत उसे नर्स की तरफ देखती है और वह उस नर्स से कहती है, मिस, क्या आप मुझे बता सकती है कि मुझे यहाँ कौन लाया था? जैसे ही नर्स उसे लड़की की बात सुनती है तो वह कहती है, मुझे ज्यादा तो पता नहीं, पर शायद आपको कोई लड़का यहाँ लेकर आया था। मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, वह कौन थे? उसे नर्स की बात सुनकर वह लड़की अपने मन ही मन में कहती है, लड़का? आखिर कौन था वह लड़का जिसने मुझे बचाया? मुझे उससे मिलना होगा, मुझे उसका धन्यवाद करना होगा। तभी उसके कानों में नर्स की आवाज आती है जो उससे कहती है, मैम आपकी दवाई, आप इसे खा लीजिए। वह लड़की नर्स की बात सुनकर तुरंत उसे दवाई को खा लेती है और वह लड़की नर्स से कहती है, मिस, क्या आपके पास कोई जानकारी होगी कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैम मुझे आइडिया नहीं है, बट वह जो कोई भी है थोड़ी देर में आपसे मिलने आ जाएंगे, वह अभी बाहर ही गए हैं। यह बोलकर नर्स उस रूम से चली जाती है। तभी उसे लड़की को वॉमिटिंग सब फील होता है और वह तुरंत अपने बिस्तर से उठकर वॉशरूम में भागती है। उससे अभी सही से चला भी नहीं जा रहा था और वह लंगड़ाते हुए जल्दी से वॉशरूम में जाती है और वह उल्टियां करने लगती है। जब उसे उल्टी करके थोड़ा रिलीफ मिलता है तो वह अपना चेहरा धोती और अपने चेहरे को ऊपर उठकर जैसे ही आईने में देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि इस समय जो लड़की उसके सामने थी और उसे शीशे में दिखाई दे रही थी वह लड़की वह नहीं थी। तभी वह अपने हाथ से धीरे से शीशे को छूती है और फिर उन्हें हाथ से अपने चेहरे को छूती है और वह कहती है, यह चेहरा किसका है? मेरा नहीं है। क्या मेरा चेहरा बदल गया? कहीं मेरी सर्जरी तो नहीं हुई? शायद उन लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरह मारा था, मेरा चेहरा भी बेकार कर दिया था। शायद डॉक्टर को मेरी सर्जरी करनी पड़ी होगी। जो भी हो, यह चेहरा तो मेरे चेहरे से भी खूबसूरत है। पर यह बोलकर वह मुस्कुराने लगती है और फिर वह वॉशरूम से निकालकर अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसके बैठते ही कोई रूम के अंदर आता है। जब वह सामने देती है तो उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, जो देखने में बहुत ही हैंडसम था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था।
पर वह लड़की उसके गुस्से पर ध्यान न देते हुए अपने मन में सोचती है, शायद यही वह लड़का होगा जिसने मुझे उन लोगों से बचाया है। लेकिन वह इससे आगे कुछ सोच पाती तभी वह लड़का उसकी बाजू को पकड़ते हुए कहता है, क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने ये? ड्रामा? व्हाट द हेल, तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात समझ भी नहीं आ रही कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? मुझे सब अच्छे से पता है कि यह सब तुमने मेरी अटेंशन पाने के लिए किया है ना? तुमने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई है ना, ताकि मैं पार्टी से वापसी आ जाऊं और यहाँ बैठकर हॉस्पिटल में तुम्हारा ख्याल रखो। पर जो भी कहो धरा, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। आखिर जो तुम चाहती थी वह तो तुम्हें मिल ही गया ना। जब उसे लड़की को अपनी बाजू में बहुत तेज दर्द होने लगता है तो वह तेजी से अपने दोनों हाथों से उस लड़के को पीछे की ओर धक्का देते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर यह क्या बोले जा रहे हो? और यह क्या धरा धरा लगा रखा है? मैं कुछ धरा नहीं हूँ, समझे तुम? मेरा नाम भूमि है, कोई धरा नहीं। जैसे ही वह लड़का उसके मुंह से यह सुनता है तो वह उसे कहता है, वाह, तुमने क्या ड्रामा लगाया है, मतलब कि अब तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं रहा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो धरा, तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहो, वरना तुम विराज रघुवंशी का गुस्सा भी नहीं जानती। इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि जो तुम यह छोटी छोटी ट्रिक उसे कर रही हो ना, इन्हें उसे करना बंद कर दो। और इतना बोलकर वह शख्स उसे रूम से बाहर चला जाता है। अंदर रूम में बैठी भूमि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वह अपने दिमाग पर जोर देती है, खुद से कहती है, यह इंसान तो विराज रघुवंशी था, रघुवंशी कंपनी का सीईओ। और यह मुझे धरा क्यों कह रहा था? आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है? पहले मेरा चेहरा बदलने, और अब मुझे कोई आदमी आकर धरा के नाम से बुला रहा है। और भूमि अपने दिमाग पर कुछ और जोर दे पाती उससे पहले ही बेहोश हो जाती है। क्या भूमि को नहीं है कुछ भी धरा के बारे में याद? धरा का पति विराज रघुवंशी क्यों करता है धरा से इतनी नफरत? यह सब जानने के लिए पढ़ते रहिएगा। अपने पिछले चैप्टर में देखा कि विराज रघुवंशी आकर भूमि को धरा कहता है, जिसे सुनकर भूमि कंफ्यूज हो जाती है और वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है, जिसके चक्कर में वह बेहोश हो जाती है। अब आगे भूमि को एहसास होता है उसके शरीर से उसकी आत्मा ने बाहर निकलते जा रही है। तभी भूमि को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, कैसी हो भूमि? यह बात सुनकर भूमि चारों तरफ देखने लगती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी वह आवाज दोबारा आती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो भूमि? कौन हो तुम? सामने हो। यह मुझसे छुपा छुपी का खेल मत खेलो। तुम जो कोई भी हो, सामने आकर बात करो मुझसे। भूमि, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। सामने हो पर कहाँ पर? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही हो। जरा थोड़ी साइड होकर मुझे देखो, मैं तुम्हें दिखाई दे जाऊंगी। भूमि जैसे यह सुनती है, मैं अपनी गर्दन को थोड़ा साइड करती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जिसने इस समय उसी की तरह कपड़े पहने थे और उसका चेहरा भूमि के नए चेहरे से मिल रहा था। भूमि उसे लड़की को देखकर कहती है, तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी दिख रही हो, कौन हो तुम? जानना चाहती हो भूमि मैं कौन हूँ? मैं जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे कौन हो तुम और यह मेरा नया चेहरा तुम्हारे चेहरे से क्यों मिल रहा है? क्योंकि भूमि तुम्हें दोबारा जिंदगी मिली है, वह भी मेरे शरीर में। क्या? भूमि यह सुनकर शौक है जाती है और वह चिल्लाते हुए कहती है, यह क्या पागल वाली बातें कर रही हो? तुम जानती हो आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। भूमि मेरी बातों पर विश्वास करो, तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा चेहरा बदला और अभी एक शख्स विराज रघुवंशी जिसे तुम कह रही थी, वह तुम्हें धरा के नाम से बुला रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो भूमि, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ पर पहले मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम मुझे क्या कहना चाहती हो? क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? नहीं भूमि, मैं तुम्हें पागल नहीं समझ रही, बल्कि आज तुम्हें सच से अवगत कराना चाहती हूँ। कैसा सच? कैसा सच बताना चाहती हो तुम मुझे? वह लड़की बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है, भूमि मेरा नाम धरा है और जो अभी तुमसे मिलने आया था वह मेरा पति विराज रघुवंशी है। और तुम्हारा पुनर्जन्म मेरे शरीर में हुआ है। क्योंकि तुम्हारी मौत जिस समय हुई इस समय मेरी भी प्राण निकले थे।
भगवान जानते थे कि मैं कमजोर, पर तुम बहुत मजबूत हो भूमि। इसलिए भगवान तुम्हें दूसरा मौका देना चाह, पर तुम्हारा शरीर इस काबिल नहीं था कि वह तुम्हारी आत्मा को अपने अंदर संभाल पाता। इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हारी आत्मा को मेरे अंदर भेज दिया, क्योंकि मेरा समय तो शायद पूरा हो चुका था इस धरती पर। भूमि, अब तुम धरा बन चुकी हो, क्योंकि दुनिया में भूमि का वजूद खत्म हो चुका है। भूमि, यह तुम मुझसे क्या बोली जा रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। धरा, देखो भूमि, तुम्हें मेरी और अपनी मौत दोनों का बदला लेना है। अब तुम अब मेरे शरीर में हो, अब तुम्हें धरा बनकर इस दुनिया में रहना होगा। भूमि, पर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तुम मरी क्यों? धरा, क्योंकि मैं विराज से हद से ज्यादा प्यार करती थी और उसे चक्कर में मैंने अपना वजूद ही मिटा डाला। विराज ने तो मुझे अपनी पत्नी समझ ही नहीं। उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ अपनी फैमिली प्रेशर में आकर की थी। और मैं पागल सोचने लगी कि एक दिन जितना प्यार मैं विराज से करती हूँ, विराज भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे। पर विराज की जिंदगी में मैं कहीं एग्जिट नहीं करती। उनकी नजरों में तो मैं एक लालची लड़की हूँ। भूमि धरा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। तुम्हें पता है भूमि, वह किसी और से प्यार करते हैं, और जब से मुझे बात पता चली मुझसे सहन नहीं होती थी भूमि। आज तक किसी को नहीं पता कि विराज रघुवंशी की पत्नी धरा है। वह तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड रूही से प्यार करते हैं। और जितना प्यार में हुई से करते हैं, उतनी ही नफरत वह धरा से करते हैं। पर तुम जाना चाहती हो ना, कल मेरी मौत क्यों हुई? क्योंकि विराज रघुवंशी कल अपनी गर्लफ्रेंड रूही को पार्टी में लेकर गए थे। वैसे तो भी हमेशा ही लेकर जाते थे, लेकिन कल उन्होंने कहा कि वह जल्दी ही रूही से शादी करने वाले। और जैसे ही मैंने सुना, मैं गुस्से में कार लेकर ड्राइविंग पर निकल गई। और मैं इतने गुस्से में ड्राइविंग कर रही थी कि मुझे सामने से आता ट्रक दिखाई ना दिया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। भूमि, तुम कितनी बेवकूफ हो धरा, ऐसी इंसान से प्यार करना गलत है, तो तुमसे प्यार ही ना करता हो और उसके लिए तुमने अपनी जान दे दी। धरा, हाँ भूमि, तुमने सही कहा, मैंने विराज से प्यार कर कर बहुत गलत किया। तुम्हें पता है भूमि, आज तक विराज ने कभी मुझसे कभी ढंग से बात नहीं की, जहां तक कि उसने तो अपने दोस्तों के सामने मुझे अपने घर की नौकरानी तक बताया। विराज हमेशा रूही के सामने मुझे बेइज्जत किया, हमेशा हर जगह सिर्फ मुझे नीचा दिखाया। और मैं विराज की वजह से अपनी फैमिली तक को अपने से दूर कर दिया। भूमि, तो तुम्हारा परिवार कहाँ पर है? धरा, वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा भूमि, क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे मेरी सारी यादें तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। पर तुम इतना जान को कि विराज को लगता है कि मैं एक गरीब घर से हूँ, इसलिए मैं उसके पैसों के पीछे पड़ी हूँ। लेकिन हकीकत इससे बहुत उलट है भूमि। मैं कोई गरीब घर की बेटी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ यह तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा। बस इतना समझ लो कि मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा है। मैं आज तक उनसे चुप रही थी, लेकिन अब शायद वह मुझे ढूंढ लेगा तुम्हारे रूप में। अच्छा भूमि, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अब तुम सारी बुराइयों से लड़ना है। इस दुनिया में तुम्हें एक इनौथर चांस मिला है, उसे खराब मत होने देना। और इतना बोलकर धरा की वह परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। भूमि, अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनो तो मेरी बात, रुको। और यह बोलते हुए भूमि एकदम से चिल्लाकर उठ जाती है। भूमि अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन उसके चारों तरफ अब कोई नहीं था। वह हॉस्पिटल रूम में अकेली थी। भूमि को अब पता चल चुका था कि वह किसी और के शरीर में आ गई है। अब उसे अपनी मौत का बदला इस रूप में ही लेना। आखिर क्या भूमि ले पाएगी अपनी मौत का बदला? पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि धरा की आत्मा आकर भूमि को आधा सच बता जाती है। आधा सच जानने के लिए वह उससे थोड़ी समय के इंतजार के लिए कहती है। भूमि ऐसा जानकर थोड़ी हैरान हो जाती है। अब आगे, भूमि इस समय हॉस्पिटल रूम के बेड पर बैठी हुई खुद से कहती है, भगवान जी, यह सब क्या हो रहा है? हम चाहते थे कि हम उन लोगों से बदला लें, क्योंकि उन लोगों ने गलत किया था हमारे साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ। हम उन्हें जिंदा छोड़ना नहीं चाहते, पर हम यह भी नहीं चाहते थे कि आप हमारी शॉल को किसी और के शरीर के अंदर ट्रांसफर कर दो। चलो भगवान जी, माना कि आपने हमें एक अनादर चांस दिया है, बट भगवान जी, काश ये चांस आप हमारे शरीर में ही दे देते।
भगवान जी, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसा पैटर्न चाहा था जिसकी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ, जिस शख्स की जिंदगी सिर्फ मेरे से शुरू और मेरे पर खत्म होती है। पर भगवान जी, आपने तो ऐसे इंसान से इस जन्म में मेरी शादी करा रखी है जो मुझे रति भर नहीं समझता। इस विराज रघुवंशी जिसे दुनिया बिजनेस वर्ल्ड में अपना आइडल मानती है, अरे मैं भी इसे अपना आइडल मानती थी। यह इतना बदतमीज होगा मुझे तो पता भी नहीं था। अरे यार, ऐसा कौन करता है कि दिल में कोई और शादी किसी और से। क्योंकि जो इंसान किसी से प्यार करता है उसके सामने से चाहे हजारों मजबूरियां, वह अपने प्यार के अलावा कभी दूसरे का हाथ नहीं थमता है। पर इस विराज रघुवंशी को तो एक तरफ घरवाली चाहिए थी और दूसरी तरफ बाहर वाली। छी, आई हेट दिस टाइप मैन। भूमि इससे आगे कुछ सोच पाती कि भूमि के रूम का दरवाजा खुलता है और एक आदमी कमरे में आता है। भूमि उसे आदमी को बड़े ध्यान से देखने लगती है कि आखिर यह कौन आ गया। आदमी: मैम, आपको हॉस्पिटल से सर ने डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया है। अब आपको घर चलना होगा। भूमि: पर तुम कौन हो? यह बात सुनकर वह आदमी पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर अपने आप को शांत करके कहता है। आदमी: मैम, आप ये क्या बोल रही है? मैं ड्राइवर हूँ रघुवंशी फैमिली का। भूमि: ओह। भूमि उसे आदमी की बात करने के तरीके से यह तो समझ चुकी थी कि वह धरा की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि वह भूमि के सवालों का उत्तर बहुत ही गुस्से में दे रहा था। जिस बात से यह साफ पता चल रहा था कि रघुवंशी फैमिली में धरा की कितनी इज्जत थी। भूमि इतना समझ चुकी थी कि इस नए शरीर में आने के बाद उसे अब इस ड्राइवर के साथ जाना होगा। इसलिए वह बिना बहस के ड्राइवर को ओके बोलकर अपनी बिस्तर से उतरकर कपड़े चेंज करने चली जाती है। भूमि अपने कपड़े चेंज करके अकेली हल्का हल्का लंगड़ आते हुए अस्पताल से बाहर निकाल कर आती है तो वह देखती है कि ड्राइवर कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। भूमिकस को उसे ड्राइवर को देखकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि जब यह 2 कौड़ी का ड्राइवर उसके साथ ऐसी बदतमीजी कर रहा था, तो फिर रघुवंशी हाउस के अंदर तो धरा के साथ बहुत बदतमीजी होती होगी। क्योंकि इस बात का सबूत इस ड्राइवर की हरकतें बहुत साफ दे रही थी। यह ड्राइवर धरा को जरा भी इज्जत नहीं दे रहा था और बल्कि कार में बैठा हुआ गुस्से में धरा को ऐसे घोर रहा था जैसे कि यही धरा का मालिक हो। अब हम लोग ज्यादातर भूमि को धरा ही कहेंगे, पर वह बिना कुछ ड्राइवर को गाड़ी का दरवाजा खुद ही खोलकर उसके अंदर बैठ जाती है और ड्राइवर बिना उसे पर ध्यान दिए गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी सीधा एक बहुत ही बड़े घर के आगे आकर रुकती है। भूमि कार से उतरकर घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही भूमि घर की चौखट पर पैर रखती है, उसे कुछ थोड़ी सी यादें याद आने लगती है और मैं धीरे धीरे अपने कदम जैसे ही हॉल की तरफ बढ़ती है। भूमि को किसी के प्यार से बोलने की और धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी। वह उस आवाज को सुनकर आगे बढ़ती जाती है। भूमि आगे जाकर देखते हैं कि सोफे पर एक कपल बैठा है। वह जैसे ही उस कपल का मुंह देखने की कोशिश करती है तो उसे दिखता है कि सोफे पर विराज रघुवंशी और उसके साथ कोई लड़की बैठी है। भूमि खुद से कहती है, यह लड़की कौन है? तभी भूमि के कानों में एक आवाज सुनाई देती है। यह लड़की विराज रघुवंशी की गर्लफ्रेंड रूही है। इस आवाज को सुनकर भूमि अपने चारों तरफ देखती है, तभी उसे वह आवाज दोबारा सुनाई देती है जो उससे कहती है, भूमि, मैं तुम्हारे अंदर की आवाज हूँ जो तुम्हारे अलावा किसी और को सुनाई नहीं देती। भूमि अभी कुछ और सोच पाती तभी उसे विराज की आवाज सुनाई देती है। विराज: अच्छा, तो तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई। भूमि विराज की आवाज सुनकर होश में आती है और फिर उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुमने ही तो हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज कराया और तुम ही अब मालूम कर रहे हो कि मेरा डिस्चार्ज हो गया या नहीं। विराज नोटिस करता है कि आज धरा पहले से बहुत बदली हुई लग रही है। तभी पीछे से रूही आती है और विराज की बाजू में खड़ी होकर बहुत ही प्यारी सी आवाज में भूमि से कहती है, धरा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? भूमि इस लड़की को देखकर अच्छे से पहचान चुकी थी कि यह विराज के सामने मासूम बनने का अच्छा नाटक कर रही है। भूमि कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर हाँ, इस जगह पर अगर धरा होती तो शायद उसे बहुत फर्क पड़ने वाला था,
क्योंकि धरा तो विराज से प्यार करती थी और अपने प्यार के साथ किसी की ओर को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। भूमि थोड़ी विराज से प्यार करती थी, जो उसे थोड़ा भी बुरा लगता रूही को विराज के साथ देखकर। इसलिए भूमि मुस्कुराते हुए हुई को देखकर कहती है, मैं इस समय बहुत अच्छी हूँ और 1-2 दिन रेस्ट करूंगी तो बहुत अच्छी हो जाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मिस रूही। यह बात भूमि अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाकर बोलती है। तभी विराज भूमि से कहता है, उम्मीद करता हूँ अपना यह सो कॉल ड्रामा तुम आज के बाद नहीं करोगी, क्योंकि मैं थक गया हूँ तुम्हारा यह ड्रामा देख देख कर। और हाँ, अपने दिमाग में अच्छे से यह बात फिट कर लो धरा कि मैं सिर्फ और सिर्फ रूही ही से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से प्यार करूंगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और यह बोलते हुए विराज अपना हाथ रूही की कमर पर रख देता है। भूमि देख सकती थी कि रूही कैसे उसकी तरफ टेढ़ी मुस्कान पास कर रही है। भूमि को यह सब एक मेनू ड्रामा से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहा था, इसलिए वह उन दोनों की बातों पर बिना ध्यान दिए धरा के रूम की तरफ जाने लगती है। भूमि को खुद पर खुद सब बातें पता चलती जा रही थी। विराज जब देखता है कि आज धरा और दिन की तरह उसके सामने रोई नहीं और न ही उसे कुछ कहा और वह बिना कुछ कहे चुपचाप अपने रूम में चली गई, तो उसे बहुत अजीब लगता है। उसे धरा पर गुस्सा आने लगता है कि आखिर उसने उसकी बातों को इग्नोर कैसे किया। भूमि सीधा धरा के रूम में चली जाती है और वह बिस्तर पर बैठकर अपनी जिंदगी में हुए उथल पुथल के बारे में सोचने लगती है। कैसे कुछ ही समय में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। भूमि, भोलेनाथ मुझे कुछ तो करना होगा। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे फोन पर जाती है, जो शायद धरा का फोन था। वह तुरंत बेड से उठती है और उसे फोन के पास जाती है। भूमि उस फोन को अपने हाथ में लेकर सोचते हुए कहती है, शायद यह धरा का फोन पर इसका पासवर्ड क्या होगा। पता नहीं कौन सी पावर थी कि भूमि के माइंड में खुद ही क्लिक होता है कि इस फोन का पासवर्ड विराज 21 है। भूमि तुरंत फोन में वह पासवर्ड डालती है और फोन का लॉक खुल जाता है। भूमि यह देखकर खुद से कहती है, यह लड़की प्यार में इतनी पागल थी कि फोन तक का पासवर्ड अपने हस्बैंड के नाम पर रखा हुआ है, अजीब नमूना थी। और यह बोलकर वह अपना मुंह बना लेती हूँ। भूमि उस फोन में गूगल ओपन करती है और वहां पर मेहरा इंडस्ट्री की अपडेट लेने लगती है। उसे पता चलता है कि अब मेहरा इंडस्ट्री का नया सीईओ और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा बन चुके हैं। यह पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आता है। भूमि, तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली मिस्टर सुधीर मेहरा, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की जगह छीनकर अपनी बनाने का। अब देखना यह भूमि तेरा क्या हाल करती है। इस समय भूमि के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था, उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रखी थी। उसे इस समय सुधीर मेहरा अपने चाचा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भूमि खुद को शांत करके कहती है, मैं इस घर में धरा बनकर ज्यादा दिन नहीं रह सकती, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा और अपने पापा की बनाई हुई कंपनी मेहरा इंडस्ट्री को बचाना होगा। मैं ऐसे ही अपने पापा की मेहनत पर पानी नहीं फिरने दे सकती हो। तभी भूमि के दिमाग में खुद ब खुद कुछ धरा की यादें और क्लियर होने लगती है, जिसमें उसे दिखाई देता है कि कैसे विराज रघुवंशी उसे हमेशा डिवोर्स की धमकी देता था, जिससे हमेशा धरा डर जाती थी, क्योंकि धरा कभी भी विराज से डिवोर्स लेना या उससे अलग होना नहीं चाहती थी। और इसी बात का फायदा हमेशा विराज अपना काम निकलवाने के लिए और धरा को डराने के लिए करता था। भूमि, कितना नीच इंसान था यह विराज रघुवंशी, कोई किसी को ऐसे धमकी कैसे दे सकता है। लेकिन अगर सच कहूं तो सबसे बड़ी बेवकूफ धरा थी। वह अगर डाइवोर्स की धमकी दे रहा था तो ले लेती उससे डाइवोर्स, कम से कम रोज रोज की इंसल्ट तो नहीं सहनी पड़ती इस लड़की को। तभी भूमि के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह खुद से कहती है, आज तक विराज रघुवंशी तुमने डिवोर्स की धमकी दी है धरा को। मुझे लगता है मुझे अब विराज रघुवंशी से डाइवोर्स लेकर इस घर से बाहर जाना होगा, और जहां तक मुझे पता है रघुवंशी एम्पायर तो बहुत बड़ा है, डिवोर्स में कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे, जिसे मैं कहीं रहने होने का ढूंढ लूंगी। और आगे जो कुछ भी होगा वह मैं अपने दम पर कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे विराज रघुवंशी से दूर रहना होगा। वैसे भी जहां तक मुझे पता है यह मुझे तुरंत डिवोर्स दे देगा, क्योंकि यह तो किसी और से प्यार करता है।
मेरा भी काम हो जाएगा और विराज रघुवंशी का भी काम हो जाएगा। और यह सोचकर भूमि बहुत खुश होने लगती है। उसे लगने लगा था कि उसे अब यहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ विराज रूही से कहता है, रूही मुझे लगता है अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। रूही, क्यों विराज क्या हुआ? विराज, कुछ नहीं, बस मुझे ऑफिस का थोड़ा वक्त करना है और मुझे आज दादू भी बुला रहे थे तो शायद मुझे रघुवंशी हाउस जाना पड़ जाए। इसलिए मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। रूही विराज की बातों से समझ चुकी थी कि विराज आज उसे यहाँ से भागना चाहता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज से पहले तो विराज उसके साथ ऐसा कभी नहीं करता था। वह तो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन आज वह उसे उसके घर भेजने के लिए बोल रहा है। पर रूही विराज से कोई भी बहस करके अपनी इमेज उसकी आंखों के सामने कभी भी खराब करना नहीं चाहती थी। इसलिए वह विराज के गालों पर किस करके उससे कहती है, ओके विराज, अगर तुम्हें काम है तो तुम काम करो, हम लोग कल मिलते हैं, बाय। विराज, बाय रूही। और वह रूही की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास कर देता है। रूही विराज को स्माइल करके उसके घर से चली जाती है। जब विराज देखता है कि रूही चली गई है तो वह तुरंत धरा के कमरे की तरफ चला जाता है। विराज कमरे में जाकर देखता है कि धरा बेड पर बैठी हुई खुद में ही मुस्कुराए जा रही है। विराज यह देखकर हैरान था, क्योंकि जब भी घर पर रूही आती थी और वह रूही के साथ टाइम स्पेंड करता था तो धरा हमेशा ज्यादातर तो उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, या फिर अगर वह उसे डांट कर भगा देता था तो अपने रूम में जाकर बहुत देर तक रोती रहती थी। लेकिन आज तो उसे बिल्कुल उल्टा हो रहा था। एक तो वह नीचे ही उसे इग्नोर करके ऊपर आ गई थी और यहाँ भी रूम में बैठकर मुस्कुरा रही थी। यह देखकर ना जाने क्यों विराज को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है और वह गुस्से में धरा के रूम में जाकर धरा का हाथ पकड़कर उसे बेड से खड़ा कर देता है। भूमि को जब एहसास होता है कि अचानक से उसे किसी ने एकदम से खींचकर खड़ा कर दिया है तो वह गुस्से में उसकी तरफ चिल्लाते हुए कहती है, क्या पागल इंसान हो क्या तुम? विराज, ओह तो तुम्हें आज मैं पागल दिखाई दे रहा हूँ। रोज तो मेरे आगे पीछे मेरी एक नजर भर के लिए घूमती रहती थी और आज यह कौन सा एटीट्यूड लिए घूम रही हो? साबित क्या करना चाहती हो? भूमि, एक मिनट, तुम्हें मेरी इग्नोर करने से क्या फर्क पड़ रहा है? वैसे भी तुम्हारे लिए अच्छा ही है मैं तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़कर आ गई। तुम्हें उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। और तुम यहाँ मेरे पर गुस्सा कर रहे हो कि मैं तुम्हें इग्नोर करके क्यों छोड़कर आ गई हो। वैसे भी मैं हॉस्पिटल से उठकर घर आ रही हूँ, तो मुझे अभी रेस्ट करना चाहिए ना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी लॉजिक है तुम्हारा यहाँ आकर गुस्सा करने का। विराज तो आज बस एकटक भूमि को देखे जा रहा था, क्योंकि आज से पहले धरा ने कभी उससे ऐसी बात नहीं की थी और आज तो धरा उसे पलटकर जवाब भी दे रही थी और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने बात कर रही थी। जो अंदाज आज विराज को न जाने क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। जब भूमि देखती है कि विराज तो उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा तो वह उससे कहती है, अब तुम्हें क्या हो गया, अब ऐसे भूत की तरह क्यों खड़े हो, यहाँ से हटो मेरे सामने से। और इतना बोलकर भूमि उसे साइड करके उसे रूम से ही बाहर चली जाती है। रूम में खड़ा विराज बस भूमि को रूम से बाहर जाता हुआ देखता रहता है। आगे का पार्ट सुनने के लिए हेमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल, ताकि हैमर वीडियो आप लोग के पास जाता रहे।